नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सिद्धू का आम आदमी पार्टी में जाने के संकेत। सिद्धू ने ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी ने मेरे विजन को हमेशा पहचाना, वो जानते हैं कि पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम पर हमलावर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करके नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा किया है। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी पर हमलावर सिद्धू ने अब उनकी तारीफ की सियासी गुगली फेंक कर सबको चौंका दिया है। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने हमेशा उनके विजन और काम को पहचाना है। 2017 में बेअदबी, ड्रग्स, किसान और करप्शन के मुद्दे हो, या अब राज्य का मौजूदा बिजली संकट हो, या फिर अब मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं, वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिन पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पंजाब में थर्मल प्लांट बंद करने की याचिका को लेकर सिद्धू ने हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब में थर्मल प्लांट बंद हो जाए, पंजाब में बिजली संकट से पंजाबियों को परेशानी हो और किसानों की फसल बर्बाद हो जाए। वहीं दोस्तों सिद्धू ने ट्वीट के बाद एक पुराना न्यूज वीडियो भी लगाया, जिसमें उनके राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से उनके लिए माहौल बनाने की बात कही गई है। वीडियो में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह उनकी तारीफ कर रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि वे सिद्धू के इस साहसिक कदम और बहादुरी भरे फैसले का स्वागत करते हैं। दोस्तों सिद्धू और उनकी पत्नी अकाली दल के भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवत मान सिद्धू की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रोल मॉडल से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सिद्धू पार्टी में आते हैं तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका स्वागत करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर में शुरू करेगा स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन, रूसी कंपनी के साथ किया करार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार को बढ़ाने को लेकर दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर से रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का निर्माण करेगा। दोस्तों रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने मंगलवार को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर से अपने संयंत्रों में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। SII के संयंत्रों में स्पुतनिक वैक्सीन के पहले बैच के सितंबर में तैयार होने की उम्मीद है। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में पेश हुआ न्यू कैटल बिल, हिंदू जैन बहुल इलाकों और टेम्पल्स के पास नहीं बेच सकेंगे बीफ। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा में एक नया मवेशी बिल यानी कि कैटल बिल पेश किया गया है। इसके मुताबिक अब राज्य में हिंदू जैन बहुल इलाकों और इस धर्म के मंदिरों के पास गौ मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को लेकर असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इस कानून का मकसद हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों से 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना है। इस बिल को पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं। साथ ही इनसे जुड़े धार्मिक स्थलों से 5 किलोमीटर की दायरे में भी बीफ बेचने पर रोक लगाना है। हालांकि कुछ धार्मिक अवसरों पर छूट भी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस संबंध में एक नया कानून बनाने और पहले से असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करना जरूरी था, जिसमें मवेशियों के वध, उपभोग और उनके परिवहन को लेकर पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं थे। दोस्तों यह कानून लागू होने के बाद मवेशियों का वध करने से पहले पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी से उस मवेशी के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। विधेयक के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी केवल तभी यह सर्टिफिकेट जारी करेगा जब वह मवेशी गाय न हो और उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो। गाय या बछड़े का वध किया जा सकता है जबकि वह स्थायी रूप से अपाहिज हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 के बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए विशेषज्ञों का एक समूह लगातार सरकार से इसकी अपील कर रहा था।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों, सावन माह में कांवड़ यात्रा करीब एक पखवाड़े की होती है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के करोड़ों कांवड़िए इस दौरान गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है, जिसका अर्थ यह है कि इस बार कांवड़िए गंगा जल के लिए हरिद्वार नहीं पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन लोगों की जान बचाना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड में सीएम के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात भी की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब भीम यूपीआई ने भारत से बाहर रखा कदम, भूटान में हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भीम यूपीआई ने देश के बाहर कदम रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी लॉन्च कर दिया। इस दौरान भूटान की ओर से वित्त मंत्री ल्योपो नामगे शेरिंग मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई को लॉन्च करने के लिए भूटान से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। इससे भारतीय पर्यटकों को केसलेस ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे भारतीय कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई हमारी ओर से किए गए सफल प्रयासों में से एक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने भूटान में भी भीम यूपीआई QR आधारित भुगतान को क्रियान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिससे अब भूटान में रहने वाले भारतीयों और यहां से जाने वाले टूरिस्टों को आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान, कहा जल्द देंगे पतंजलि IPO से जुड़ी खबर, अभी ला रहे हैं रुचि सोया का FPO। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने अपनी सहयोगी कंपनी रुचि सोया के FPO का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, पतंजलि FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कंपनियों को पछाड़ने की तैयारी भी कर रही है। कंपनी की योजनाओं पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने HUL के अलावा सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। अभी HUL ही हमसे बड़ी कंपनी है। पतंजलि के बढ़ते कारोबार पर बाबा रामदेव ने कहा कि हम 2025 तक HUL को भी पीछे छोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने 5 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। हम अगले 5 साल में 5 लाख नए रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2 लोगों से शुरू करने के बाद योग को 200 देशों तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। हमने 100 से ज्यादा शोध आधारित दवाएं तैयार की। यही नहीं, हमने रुचि सोया के कारोबार को बढ़ाकर 16,318 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। हम रुचि सोया को 24.4% की रफ्तार से आगे लाए हैं। आगे कंपनी का पूरा जोर रिसर्च, हेल्थ, शिक्षा और कृषि पर होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी वे पतंजलि का IPO भी लेकर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जानिए क्या है अन्य राज्यों का हाल। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों को अब भी मानसून की बारिश का इंतजार है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचाई रखी है। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में सोमवार को हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं आसमानी बिजली गिरने से यूपी और राजस्थान में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी किया है, जिसके तहत राजधानी में आज बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं देश के कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच चुके दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से सोमवार को भी बारिश हुई थी, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों को बारिश का अब भी इंतजार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पनपा जल संकट, हरियाणा से पानी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, गर्मी पीक पर पहुंचने के साथ ही दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यमुना में पानी का बहाव कम कर दिया है, जिससे दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि वर्ष 1965 के बाद पहली बार यमुना का जलस्तर इतना घटा है। इसकी वजह से दिल्ली में रोजाना 100 MGD पानी का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़े जाने के चलते यमुना
यमुना का जल स्तर 7.5 फीट तक कम हो गया है। राघव चड्ढा ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के 1995 के आदेश के अनुसार खट्टर सरकार दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मुहैया करवाए। दिल्ली को रोजाना 120 MGD पानी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर खट्टर सरकार ने दिल्ली वालों के पानी को नहीं छोड़ा तो शहर में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक कोरोना महामारी के 18 करोड़ 72 लाख 85,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, जिनमें से 40 लाख 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों यह तमाम देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 8 लाख 74 हजार से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 8,764 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान 37,154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेक कॉल सेंटर के जरिए करोड़ों की ठगी, इस तरह बनाते थे लोगों को अपना निशाना, पकड़े गए सभी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग हर दिन 6 अमेरिकी नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में छापेमारी के बाद 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अवैध कॉल सेंटर 7 महीने से चल रहा था। अब तक ये लोग 1250 अमेरिकी नागरिकों से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। छापेमारी के बाद 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 महिला कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने 29 कंप्यूटर भी बरामद किए हैं। ये कॉल सेंटर साउथ दिल्ली के सुल्तान मंडी रोड पर चल रहा था। दोस्तों कॉल सेंटर के लोग अमेजन इंक के कर्मचारी होने का दिखावा कर रहे थे और VoIP कॉलिंग जैसी अवैध तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से जो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं उनमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में कई अमेरिकी लोगों के मोबाइल नंबर थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अमेजन के ग्राहकों के फोन नंबर पर फर्जी मैसेज भेजते थे, जिसमें कहा जाता था कि उनकी अमेजन आईडी हैक कर ली गई है और उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ग्राहक इसके बारे में अधिक जानने के लिए वापस कॉल करता तो आरोपी उन्हें किसी भी डेस्क ऐप के माध्यम से अमेजन आईडी ठीक करने की बात करते, बदले में वे कहते कि गिफ्ट वाउचर लेना पड़ेगा। यह गिरोह हर रोज 6 अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करते थे। ये लोग अब तक 1250 नागरिकों से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी की कीमतों में आया फिर उछाल। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 90 रुपए की तेजी के साथ 46,856 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 490 रुपए बढ़कर 67,988 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1807.1 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी 26.27 डॉलर प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, आर्मी कैप्टन समेत 12 जवानों की मौत, बंधक भी बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। ये हमला वहां के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन अब्दुल बासित समेत 12 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 जवान घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने कुछ जवानों को बंधक भी बना लिया है। इस हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की ओर से खुर्रम इलाके में TTP के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान TTP के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस मिशन को कैप्टन अब्दुल बासित खान लीड कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुंग में हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने 6 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बंधक बना लिया। उन्हें हाजिम दौलत खान ने बंधक बनाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से मिले प्रशांत किशोर, प्रियंका और पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी रहे मौजूद।
जी हाँ दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। कुछ महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था और इसके बाद किशोर ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। माना जा रहा है कि मंगलवार दोपहर चली लगभग 2 घंटे की इस बैठक में पंजाब चुनाव पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी को लखनऊ जाना था, लेकिन उनका लखनऊ का दौरा 2 दिन के लिए टल गया। सूत्रों की माने तो पंजाब को लेकर पार्टी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। दोस्तों, प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। इससे पहले वह पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे। ये उनकी रणनीति का ही नतीजा है कि टीएमसी को प्रचंड जीत मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की पहली कोरोना मरीज फिर से हुई संक्रमित। अभी वैक्सीन भी नहीं लगी थी। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ कोरोना के मामलों में कमी आती जा रही है तो दूसरी तरफ केरल में हालत चिंता बढ़ा रही है। अब खबर आई है कि देश की पहली कोरोना संक्रमित फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसे अभी घर पर ही क्वारंटीन रखा गया है। देश की पहली कोरोना मरीज एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो पिछले साल चीन के वुहान से लौटी थी। वुहान वही शहर है जहां कोरोना का पहला केस सामने आया था। पहली कोरोना मरीज केरल के त्रिशूल की रहने वाली है और वुहान में मेडिकल की पढ़ाई करती थी। पिछले साल 30 जनवरी को उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये देश में कोरोना का पहला मामला था। वो कोरोना से ठीक हो गई थी, लेकिन करीब 1.5 साल बाद फिर से वो कोरोना की चपेट में आ गई है। डीएमओ डॉक्टर केजे रीना ने बताया कि अभी उसमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक है और उसे घर पर ही क्वारंटीन कर दिया गया है। उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उसने अभी तक कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई दोबारा से कोरोना पॉजिटिव हुआ हो। देश और दुनिया में से कई मामले सामने आ चुके हैं जब कोई कोरोना से ठीक होने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित हो गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश की यह पहली कोरोना मरीज थी जो वुहान यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी। पिछले साल वो छुट्टी मनाने अपने घर लौटी और 30 जनवरी को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। करीब 3 हफ्ते तक त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चला था और 20 फरवरी 2020 को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।